नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। दो लोगों के प्यार करने की क्या सज़ा हो सकती है और उन दो लोगों के धर्म अलग अलग हों तब क्या उन्हें पीटा जा सकता है, लज्जित किया जा सकता है, कैमरे पर उनका रेप किया जा सकता है? ऐसा हमारे देश में हुआ है। कर्नाटक के हावेरी में, जहां एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू पुरुष एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। आज के शो में हम इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे। फिर रुख करेंगे महाराष्ट्र का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंप कर रहे हैं। नासिक गए, फिर मुंबई और फिर नवी मुंबई। इन यात्राओं में जिन जगहों पर गए उनके मायने क्या हैं, इतिहास क्या है और निहितार्थ क्या है वहां के कार्यक्रमों के, इन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी बंगाल से। पश्चिम बंगाल में 5 जनवरी के दिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर हमला हुआ था। इसके बाद जांच एजेंसी एक बार फिर एक्शन मोड में आई। ईडी की टीम ने आज सुबह सुबह पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों के घर धावा बोला। एक टीम अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस के 2 ठिकानों पर पहुंची तो दूसरी तापस रॉय के ठिकाने पर। इतना ही नहीं, ईडी उत्तरी दमदम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और टीएमसी नेता सुबोध चक्रवर्ती के आवास पर भी छापेमारी कर रही है। ये रेड नगर निगम नौकरी घोटाले से जुड़ी है। बता दें, ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद जांच एजेंसी के कार्यवाहक निदेशक राहुल नवीन कोलकाता पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था, डरिए मत, निडर होकर जांच करिए। सूत्रों के मुताबिक ईडी के कार्यवाहक निदेशक ने अधिकारियों से एनआईए के साथ मिलकर काम करने के लिए भी कहा और ये भी कि किसी भी नेता के अगर विदेश में कनेक्शन पाए जाते हैं तो उसे भी खंगालिए। इसके बाद ईडी की टीम फिर से एक्टिव हुई और शुरू हुई छापेमारी। दूसरी सुर्खी, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून पर रोक से इनकार किया। बता दें, हाल में खत्म हुए संसद के शीतकालीन सत्र में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कानून पास किया गया था। इसमें नियुक्ति वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा गया, जिसके बाद कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और नए कानून पर रोक की मांग की। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील में कहा कि यह कानून शक्तियों के विकेंद्रीकरण के विचार के खिलाफ है। हालांकि पीठ ने कहा वो कानून पर रोक नहीं लगा सकती और इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी करेगी। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, हम वैधानिक संशोधन पर रोक नहीं लगा सकते। जारी नोटिस पर अप्रैल 2024 तक जवाब दिया जा सकता है। अगली खबर महंगाई से जुड़ी है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ ने शुक्रवार शाम 5:30 बजे देश में महंगाई के आंकड़े जारी किए। भारत की रिटेल महंगाई दिसंबर में बढ़कर 5.69% पर पहुंच गई। नवंबर में ये 5.55% थी। अक्टूबर में रिटेल महंगाई 4.87% रही थी। यानी 3 महीने से महंगाई लगातार बढ़ रही है। आपको पता है ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ने से। आप इस महंगाई के आंकड़े का मतलब भी समझना चाहेंगे। महंगाई का सीधा संबंध परचेजिंग पावर से यानी खरीदने की शक्ति। उदाहरण के लिए, यदि महंगाई दर 6% है तो आपको किसी सेवा के खरीद के रूप में 100 रुपये मिले तो उसका असल मूल्य सिर्फ 94 होगा। 6 रुपये महंगाई ने खा लिए। आरबीआई भी चाहता है कि लोगों के लिए महंगाई 2 से 6% के बीच रहे। आदर्श स्थिति है 4 की, यानी लोगों को ज़्यादा पैसा महंगाई के नाम पर गंवाना ना पड़े। बाकी महंगाई के आंकड़ों को समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। रिटेल इन्फ्लेशन का अर्थ होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सीपीआई आप अक्सर सुनते होंगे। तो सीपीआई और रिटेल इन्फ्लेशन एक ही चीज का नाम है। अब सवाल उठता है कि रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन कुछ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मिलाकर बनता है और जिन जिन आइटम से बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। जिसमें मोटा मोटा इन्हीं आइटम्स का वेट होता है। इसमें खाने पीने की चीजें होती हैं, इसमें हाउसिंग कॉस्ट होती है, इसमें कपड़े जो आप खरीदते हैं अपैरल्स उनकी कॉस्ट होती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आप खरीदते हैं उसकी कॉस्ट होती है, इसमें मेडिकल पे आप जो खर्च करते हैं, दवाइयों पर, इलाज पर जो खर्चा करते हैं वो होता है, और इसमें एजुकेशन की कॉस्ट भी होती है। यानी कुल मिला के ज्यादातर मर्चेंडाइज होती है, यानी कि सामान होता है, कुछ एक सर्विसेज भी होती है। इस पूरी की एक बास्केट बना ली जाती है और उस बास्केट को बास्केट ऑफ गुड्स कहा जाता है। इसी बास्केट ऑफ गुड्स में जो प्राइस में बदलाव आता है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में, या यूं कहें एक महीने से दूसरे महीने में, उसको एक फॉर्मूले के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है। उसी को हम रिटेल इन्फ्लेशन या सीपीआई के नाम से जानते हैं। तो किसी भी महीने की अगर आपको रिटेल इन्फ्लेशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि उस महीने में जो उस बास्केट ऑफ गुड्स में जो चेंज आया है उसको आप डिवाइड करेंगे बेस ईयर में उसी बास्केट ऑफ गुड्स की क्या प्राइस थी। यानी कि करंट मंथ का लिया, बेस ईयर का लिया
और उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा आ जाता है। सुर्खियां समाप्त, अब बात बड़ी खबर की। आपको कर्नाटक का केस बताने के लिए एक वीडियो का जिक्र करते हैं। ये आया है हावेरी शहर से। अगर आप बेंगलुरु से भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़े तो लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर यह हावेरी जिला पड़ता है। इसी के एक होटल में 8 जनवरी के दिन एक घटना हुई। होटल में एक प्रेमी युगल एक कमरे में था। कुछ लोग कमरे में घुसे, उन्हें मारा और महिला के साथ जघन्य बर्बरता की, क्रूरता की हदें पार करते हुए और सबका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर लीक कर दिया। होटल का कमरा नंबर 102। कमरे में प्रेमी युगल, महिला मुस्लिम, पुरुष हिंदू। प्रेमी युगल की धार्मिक पहचान हमने इसलिए बताई क्योंकि ये अपराध ही धार्मिक पहचान पर आधारित था। तो इस घटना का जब वीडियो सामने आया तो शुरुआत में इस कमरे के आगे कुछ आदमी खड़े दिखाई देते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, खोलने को कहते हैं कमरे में पानी का कनेक्शन चेक करना है। अंदर से आवाज़ आती है पानी दुरुस्त आ रहा, लेकिन बाहर खड़े लोग बार बार दरवाज़ा खोलने पर जोर देते हैं। कुछ देर के बाद बनियान पैंट और गले में माला पहने एक पुरुष दरवाज़ा खोलता है। महिला बिस्तर पर बैठी दिखती है। दरवाज़ा खटखटा रहे लोग कमरे में घुसते हैं, एक के बाद एक 7 आदमी। इनमें से एक आदमी बिस्तर पर बैठी महिला को मारता भी है। ये मार इतनी ज़ोर की है कि महिला झटके से कोने में गिर जाती है। फिर कमरे में घुसे लोग उत्पात शुरू करते हैं, गालियाँ देते हैं और कोने में घिरी महिला को बाहर खींचकर मारते हैं। पुरुष शर्ट डालकर कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, उसे खींच कर लाया जाता है, फिर और मारा जाता है। हमलावर बार बार उससे कहते हैं तुम्हें हमारी लड़की चाहिए। ये सब चंद मिनटों तक चलता है और इस हमलावर भीड़ में शामिल एक व्यक्ति इसका वीडियो बनाता है और यही वीडियो 11 जनवरी की शाम सामने आता है तो मामला खुलता है। खबरें चली कि मॉरल पुलिसिंग के नाम पर होटल में भीड़ घुसी और इंटरफेथ कपल को पीटा गया। द न्यूज़ मिनट में छपी खबर के मुताबिक होटल के एक स्टाफ ने इस घटना के बाद 10 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया दोपहर 1 से 2 बजे के बीच होटल में वो आदमी आए, उन्होंने हमसे कपल का कमरा नंबर पूछा, फिर कमरे में घुस गए और मारने लगे। वो आदमी ये भी चिल्ला रहे थे तुम यहाँ एक हिंदू आदमी के साथ रुकी हो, तू यहाँ एक मुस्लिम औरत के साथ रुका है। वो लोग लगातार उन्हें गाली दे रहे थे। इनके बीच एक और जानकारी सामने आई कि मारने वाले लोग अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इन हमलावर लोगों की बर्बरता यही नहीं रुकी। एक के बाद एक 3 वीडियो सोशल मीडिया पर आए। इसमें पूरी तरह से मामला सामने आया। 11 जनवरी की रात पहला वीडियो सामने आया। इसमें वही महिला एक कार में बैठी दिख रही है, बुर्का पहने। चारों ओर बैठे हमलावर घेरे थे, गाली दे रहे थे, मार रहे थे, चेहरा खोलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद एक और वीडियो आया। इसमें हमलावर महिला को लेकर एक जंगल में खड़े थे। वो बार बार अपना चेहरा ढकने की कोशिश कर रही थी। हमलावर बार बार चेहरा खोलने की कोशिश, उसके सामने से पर्दा हटाने की कोशिश, चेहरा ताकि वीडियो में नजर आए। और वीडियो साफ इस दिशा में इशारा कर रहा था कि होटल के कमरे के बाहर कुछ और घटनाएं भी हुई। कुछ देर बाद तीसरा वीडियो सामने आया। ये महिला ने खुद सोशल मीडिया पर डाला। इसमें वो अपने साथ हुई बर्बरता की कहानी सुना रही थी। कह रही थी वो लोग कमरे में घुसे, मारा, फिर उठाकर जंगल में ले गए, बारी बारी मेरा बलात्कार किया और उसके बाद मुझे कार में लेकर घूमते रहे। कार में ड्राइवर ने भी मेरा बलात्कार किया। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उन्होंने बात नहीं सुनी। इसके बाद उन्होंने मुझे बस स्टॉप पर उतारा और सिरसी जाने वाली बस में बिठा दिया। इसके बाद सामने आई कर्नाटक पुलिस। अभी तक पुलिस को गैंगरेप के एंगल की जानकारी नहीं थी। एएनआई से बातचीत में हावेरी के पुलिस अधीक्षक अंशु कुमार ने कहा उन्हें रेप की जानकारी मीडिया रपटों से और खबरों के जरिए मिली। और फिर आया ये बयान। मजिस्ट्रेट ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 376 ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 7 ಜನ ಮೇಲೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ। ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ನಂತರ ನಮಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇನ್ನು 3 ಜನ ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। आरोपियों के अरेस्ट की जानकारी भी सामने आई। 3 अरेस्ट हो चुका है। एक अस्पताल में इन चारों के नाम हैं मोहम्मद सैफ, अब्दुल खादर, मादर साहब और आफ्ताब। ये तो हुए 4, बाकी 3 इस बुलेटिन के लिखे जाने तक फरार हैं। उनकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। होटल के स्टाफ, महिला और पुरुष के बयान के आधार पर पुलिस ने अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। धाराएं क्या लगाई हैं? 143 यानी गैर कानूनी सभा, 147 बलवा करना, 307 हत्या का प्रयास, 323 जानबूझकर चोट पहुंचाना, 324 हथियारों से हमला, 354 महिला के प्रति अश्लील टिप्पणी करना, 354 बी महिला को सार्वजनिक जगह पर निर्वस्त्र करना, 363 अपहरण करना, 376 डी सामूहिक बलात्कार, 448 घुसपैठ, 504 शांति भंग के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और 506 यानी धमकाना, 509 इलेक्ट्रॉनिक साधनों जैसे मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से महिला का यौन उत्पीड़न करना। लेकिन इन वहशियों की ये अकेली घटना नहीं थी। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो इस इलाके में इन आदमियों ने ऐसी कुछ और घटनाओं को भी अंजाम दिया। पुलिस ने ऐसे कुछ एक वीडियो और भी रिकवर किए हैं जिसमें यही हमलावर कार में एक दूसरी महिला के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अभी इन वीडियोस की जांच कर रही है।
और तैयारी कर रही है स्वतः संज्ञान के तहत कार्रवाई करने की इन बाकी मामलों पर। कार्रवाई का आधार ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदतन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। खबरों में इस घटना के साथ बेलगावी की भी घटना का जिक्र नहीं किया जाता है। हावेरी वाली घटना 8 जनवरी को हुई, उसके ठीक 2 दिन पहले यानी 6 जनवरी को बेलगावी में भी कुछ इस तरह की घटना सामने आई थी। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक ये लड़का और लड़की साथ पाकर 9 लोगों की भीड़ ने मारना शुरू किया था। हमलावरों को इस केस में भी लगा कि ये इंटरफेथ कपल है, यानी दोनों के धर्म अलग अलग। युगल की पिटाई देर तक चलती रही। हमलावरों को बाद में पता चला कि वो प्रेमी युगल नहीं है, चचेरे भाई बहन हैं। इस केस में भी पुलिस ने कार्रवाई की और 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय के थे। सुनते हैं ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों को जो इस घटना को कवर कर रहे हैं और इसमें शामिल लोगों पर और भी जानकारी दे रहे हैं। इंसिडेंट हुआ था वो हानेगल विलेज में हुआ था, हावेरी डिस्ट्रिक्ट में। इंटरफेथ कपल एक लॉज में रहते थे। अचानक से एक माइनॉरिटी के ग्रुप 8 लोग आके उनको मारते हैं, बोलते हैं हमारा कम्युनिटी का लड़की है, आप कैसे लॉज पे लेके आते हैं करके उसको मार के इस लड़की को बाहर लेके आते हैं। हम क्या सोचते हैं ये मॉरल पॉलिसिंग है, लड़की को बचा लिया और बाहर लेके आ गए। मगर इन लोगों ने क्या किया है, बाइक में बिठा के इस लड़की को एक लेक के पास लेकर रेप किया है। लड़की ने पहले डर के केस फाइल नहीं किया है। उसके बाद जब ये पूरा खुलासा हुआ था, वीडियो वायरल हो गया था, उसके बाद लड़की ने जाके पुलिस में बोला है कि उसको रेप किया गया है और सीआरपीसी 164 में रेप केस का स्टेटमेंट ले लिया है पुलिस। अभी 376D जो गैंग रेप आईपीसी सेक्शन है उसमें केस रजिस्टर करके अभी 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एक अक्यूज्ड हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वहां पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद ट्रीटमेंट खत्म होते ही उसको भी पुलिस कस्टडी पे ले लेंगे। और 4 और लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है, 7 लोग हैं कुल मिला के। इन 4 लोगों को अभी पुलिस ढूंढ रही है। मगर ये एक इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी इन लोगों ने किया है, दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ है, मगर उसके बारे में अभी तक पुलिस कंप्लेंट कोई दर्ज नहीं किया है। मगर जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसी लोग इसी में भी इन्वॉल्व हुए हैं। ये एक लड़की को मार रहे हैं कार में बिठा के, और पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि लड़की ने अभी तक कंप्लेंट नहीं किया है। मगर पुलिस ने इसके बारे में कॉग्निजेंस लेके अभी 100 मोटो केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी लोग डरे हुए हैं और पुलिस उन लोगों को कॉन्फिडेंस दे रही है कि कितना जल्दी होगा उतना जल्दी इन लोगों को अरेस्ट करेंगे। मगर इसके अलावा जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, जहां पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है वो पॉलिटिक्स चल रहा है। क्योंकि बीजेपी कह रही है जब मॉरल पॉलिसिंग बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस ने क्रिटिसाइज किया था, मगर अभी कांग्रेस गवर्नमेंट के पीरियड में ही हुआ है। और कांग्रेस बोलती है माइनॉरिटी का चैंपियन है, माइनॉरिटी के ऊपर ही हुआ है, मगर कुछ लोग कुछ नहीं किया है अभी तक करके बीजेपी का क्वेश्चन कर रहा है। हावेरी की घटना के बाद राजनीति शुरू हुई। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर इल्जाम लगाए। There is a double standard as far as moral policing is concerned by state government and chief minister. Whenever there was a moral policing done in coastal area, chief minister raised a very big voice against it, and they said that they will take immediate action and all, and they have taken also. But whereas here chief minister's mob has not even spoken a word, and that's a message to the police department not to act on the merit of the case or as per the law. वो लोग बचाने के लिए नहीं आया, रेप करने के लिए ऐसा आया है। ऐसा लगता है वो अनह्यूमन है। तुरंत एक्शन लेना, तुरंत एक्शन ले, सभी को गिरफ्तार करना, वोट बैंक पॉलिटिक्स मत करना। कुछ मंत्री लोगों को मन में है कुछ कम्युनिटी लोग करेगा तो सब कुछ माफ है, ऐसा है, ऐसा मत करना। सभी के ऊपर एक्शन लेना, सभी को गिरफ्तार करके तुरंत कंट्रोल करना। नहीं है तो ऐसा इंसिडेंट हर बार होते रहता है, ये अनह्यूमन इंसिडेंट है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने भी घटना पर 12 जनवरी को पत्रकारों को संबोधित किया और ये कहा, इन 7 व्यक्तियों को में से कुछ लोग पकड़े गए और कुछ नहीं पकड़े गए। हमने सुओ मोटो लिया है और डीजीपी को लिखी है चिट्ठी। अगर 3 दिन में जवाब नहीं आता है तो हमारी टीम वहां जाकर इंक्वायरी करेगी। अब जानते हैं सत्तारूढ़ कांग्रेस के खेमे से क्या प्रतिक्रिया आई। She has given a complaint that I was gang raped. So the investigation is on. The police is investigating, and if the truth
is like gang rape. Naturally, all those people whom police have already been arrested, and they will take action according to law. उम्मीद है इस घटना का पूरा सत्य सामने आएगा और जल्द ही इस तरह के आरोपी न सिर्फ पकड़े जाएंगे बल्कि एक नज़ीर स्थापित होगी, सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, समय से जांच होगी और फिर कोर्ट फैसला सुनाएगा। शो में अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की यात्रा पर हैं। सबसे पहले नासिक गए, वहां का प्रयोजन उनके एक ट्वीट से साफ हुआ। उन्होंने कहा कि वो 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले 11 दिनों का अनुष्ठान करेंगे और लिखा, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया। इसके साथ उन्होंने अपना 10 मिनट का एक ऑडियो मैसेज भी अपलोड किया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है, जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया। मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन, जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से। इसके बाद टीवी स्क्रीन पर पीएम मोदी की तस्वीरें आई। वो नासिक में मौजूद पंचवटी धाम में कालाराम मंदिर में पोंछा लगा रहे थे, फिर पूजा अर्चना करते दिखे। संतों के साथ बैठकर 16वीं सदी के कवि और संत एकनाथ की लिखी भावार्थ रामायण का पाठ कर रहे थे और इसके समूह गान में शामिल थे। आपको पता है पंचवटी धाम और कालाराम मंदिर की कहानी। पंचवटी का मतलब वो क्षेत्र जहाँ बरगद के, वट के पंच वृक्ष हो, 5 पेड़ों से घिरा हो। नासिक की पंचवटी का जुड़ाव भगवान राम से सीधे तौर पर है। आप जानते हैं भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया और इसके 10वें वर्ष के आसपास उन्होंने यहीं नासिक में गोदावरी नदी के पास पंचवटी में कुछ साल बिताए, कुटिया भी बनाई और वहीं आगे चलकर कालाराम मंदिर का निर्माण हुआ। इसे कालाराम मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ भगवान राम की प्रतिमा काले रंग की है। कहानी ये कि साल 1788 के आसपास नासिक के रहने वाले सरदार रंगाराव ओढ़ेकर को सपना आया कि भगवान राम की एक मूर्ति गोदावरी नदी में पड़ी है, इसका रंग काला है। खुदाई शुरू हुई, कुछ वक्त में उन्हें मूर्ति मिली और इसके साथ ही उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी, जिसका नाम पड़ा कालाराम मंदिर। पीएम मोदी ने अपने साधना अनुष्ठान के लिए मंदिर क्यों चुना, इसका महत्व क्या है, ये सवाल हमने स्थानीय पत्रकारों से पूछा। कालाराम मंदिर है, ये नासिक में स्थित है। 1700 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और उस समय 23 लाख रुपए का ये खर्चा हुआ था और लगभग 40 से 45 साल का समय लग गया था इस मंदिर को बनाने में। इसके पहले एक छोटा सा मंदिर जरूर था वहां पे, लेकिन मुगलों ने उसको डिस्ट्रॉय किया था, जैसा कि वहां के महंत बता रहे थे। अब देखिए, ये जो मंदिर है, इसमें भगवान श्री राम की जो मूर्ति है वो पूरी तरीके से काले रंग की है
उसके साथ ही जो माँ सीता है और लक्ष्मण जी है वो भी काले रंग के हैं। इस मूर्ति की अगर जो भगवान श्री राम की बात करें तो उनके पास धनुष और बाण नहीं है। इसमें उन्होंने एक हाथ अपने छाती पर रखा है और दूसरे हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। जो बात हमने मंदिर के मेन महंत पुजारी से बात की, उनका ये कहना है कि दरअसल जब वनवास में समय बिता रहे थे प्रभु श्री राम, तभी यहाँ पर 14,000 से ज्यादा जो राक्षस है उनका वध भगवान श्री राम ने सिर्फ 1.5 मिनट में कर दिया और वो एक काल बन के राक्षसों पर टूट पड़े। इसीलिए कालाराम उनका नाम पड़ा गया। मंदिर की भी अगर जो बनावट करें तो बहुत ही अद्भुत और बहुत खूबसूरत मंदिर है और इस तरीके से उसका कार्विंग किया गया है। खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट की बात करें तो 30 मिनट तक वो मंदिर के अंदर थे। राम कथा भी उन्होंने सुनी, वहां पर राम कथा का आयोजन किया गया था। सबसे वो मिले और उसके बाद वहां पे उन्होंने एक सफाई अभियान में भी हिस्सा लिया। अब इसके पॉलिटिकल मायने देखे तो देखिए 10 दिन पहले यहाँ पर जहां पर मतलब 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके 10 दिन पहले यहाँ पर आना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। सबसे पहला मैसेज अगर जो मैं बात करूं तो जब रोड शो शुरू हुआ तब वहां पर उस रोड शो के अंदर जो व्हीकल में जो ओपन जीप थी, उस व्हीकल के अंदर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उनके साथ अजीत पवार थे और देवेंद्र फडणवीस थे। देखिए 1-2 दिन पहले ही जो डिस्क्वालिफिकेशन की हियरिंग का जो जजमेंट आया है उसमें ये बताया गया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असल शिवसेना है। तो एक मैसेज कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देना चाहते थे कि जो महायुति की सरकार महाराष्ट्र में है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ी है। खैर इसका चुनाव में कितना असर पड़ेगा वो बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक भूकंप हमने अक्सर महाराष्ट्र में देखा है तो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फोरफ्रंट पर खेलना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के पहले। अब रामायण का जो काफी ज्यादा हिस्सा है, जैसे वनवास का समय जो प्रभु श्री राम ने यहाँ पर बिताया, साथ ही सीता हरण की बात करें या फिर शूर्पणखा कांड की बात करें, तो ये सारा का सारा जो हिस्सा है रामायण की जो कथा है वो नासिक पंचवटी में हुई है और इसलिए उनका ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है, तो इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी गए विवेकानंद की प्रतिमा पर फूल अर्पित करने। उसके बाद उन्होंने नासिक में रोड शो किया और रवाना हुए मुंबई और वहां उद्घाटन किया अटल सेतु का। 21.8 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले इस पुल को देश का सबसे लंबा समुद्री पुल बताया गया। इसका शिलान्यास पीएम मोदी ने साल 2016 में किया था। एक सिरा शुरू होता है मुंबई से, फिर पूरा समंदर लांघते हुए नवी मुंबई तक जाता है। 1.5 घंटे की दूरी सिर्फ 20 मिनट में। सोचिए इससे लोगों का समय कितना बचेगा, संसाधन बचेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बेहतर होगी, तो मुंबई के जो विस्तारित इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा विकास हो सकता है। इसे और समझने के लिए आपको हमारा एक्सप्लेनर शो आसान भाषा में देखना होगा। अटल सेतु का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी गए नवी मुंबई, वहाँ 35,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जनता को संबोधित किया और ये कहा, मुंबई और महाराष्ट्र के साथ ही विकसित भारत के संकल्प के लिए बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक है। आज विकास का ये उत्सव भले ही मुंबई में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजर है। आज दुनिया के सबसे बड़े श्री ब्रिज में से एक ये विशाल अटल सेतु देश को मिला है। ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। ये तो सत्ता पक्ष के शीर्ष पुरुष की कहानी हो गई। विपक्ष के खेमे में क्या हुआ? इंडिया ब्लॉक की लगातार मीटिंग चल रही है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करने के लिए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथी। इंडिया अलायंस की एक वर्चुअल मीटिंग कल यानी 13 जनवरी को होने वाली है। इस मीटिंग को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो दो किस्म की हैं। पहली खबर कहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो मौजूदा समय में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको इस अलायंस का चेयरपर्सन बनाने की बात होगी। और दूसरा, इस अलायंस के संयोजक यानी कन्वीनर की बात हो रही है, जिसमें नाम आगे चल रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और
चूंकि ये बात जदयू की तरफ से और बिहार ब्लॉक की तरफ से ज़्यादा पुश किया जा रहा है इसको, और ये तर्क दिए जा रहे हैं, जैसा खबरें बताती हैं, कि नॉर्थ प्लस साउथ का मिलन होगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के पास अभी प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस नहीं है, इसलिए इस तरह की बात हो रही है। इंडिया ब्लॉक से एक और जो डेवलपमेंट है वो टीएमसी को लेकर है, तृणमूल कांग्रेस ने बीते दिनों कांग्रेस को बंगाल में 2 लोकसभा सीटें दी थी। एक थी मालदा की दक्षिण सीट और दूसरी थी बरहामपुर सीट। अधीर रंजन चौधरी ने, जो बंगाल कांग्रेस के सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया था और फिर से और ज़्यादा सीटों की मांग की थी। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा था कि आप जानते हैं कि बंगाल में आपकी स्थिति क्या है, इसको देखते हुए उन्होंने 2 सीटें ऑफर की थी। साथ ही अगर सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट को शामिल करें और टीएमसी वाले फैक्शन को इसको मिला कर देखें, क्योंकि सीपीआई बंगाल में भी रही है और टीएमसी और सीपीआई वहाँ पर एक दूसरे के घुर विरोधी हैं। और सीपीआई ने साफ साफ कह दिया इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में, वो बंगाल में टीएमसी से कोई भी समझौता करने को राजी नहीं होंगे। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में सबसे जो जरूरी पहलू है वो तीसरा है, यानी समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी का एक मीडिया हैंडल है जिसका नाम है @SP मीडिया सेल। उस मीडिया सेल के हैंडल से आज एक ट्वीट किया गया, उसमें कांग्रेस पे आरोप लगाए गए कि उन्होंने 3 राज्य भाजपा की झोली में डाल दिए। मेरे ख्याल से उनका इशारा जो हाल में हुए विधानसभा चुनाव हैं उनकी ओर है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस धोखेबाज है। इसके कहने का मकसद क्या था, मतलब क्या था कि कांग्रेस और सपा के एक प्रतिनिधिमंडल की आज मुलाकात होनी थी दिल्ली में। कांग्रेस ने इसको ऐन मौके पर टाल दिया, जिसके बाद ये ट्वीट किया गया कि प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली आया लेकिन मिलने से टाल दिया गया, इसलिए कांग्रेस धोखेबाज है। इस तरह की बातें हुई। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने अपनी एक लिस्ट तैयार की है उन लोगों की जो पैनल में शामिल होंगे सीट शेयरिंग को लेकर। इनमें नाम बताते हैं आपको। इसमें सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं राम गोपाल यादव और राज्यसभा सांसद हैं जावेद अली, विधायक लालजी वर्मा, विधायक संग्राम सिंह यादव और पूर्व MLC उदयवीर सिंह। ये लोग सपा की तरफ से सीट शेयरिंग वाले पैनल में शामिल होंगे और इनकी जल्द एक मीटिंग हो सकती है कांग्रेस के साथ। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।